नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का अपना टॉपिक है औद्योगिकरण का युग, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट लिए हैं। 10 से 12 क्वेश्चन छोटे हैं, वन लाइनर। बाकी बड़े क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो कि अभी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का उपयोग किया जाता था? तो 19वीं सदी में कौन से उद्योगपति हैं जिन्होंने मशीनों का उपयोग किया था? तो ये इसका उत्तर रहेगा अमेरिका। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो 3 वीडियो बनाए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो इतिहास के 3 जो टॉपिक पहले हैं वो मैंने बता दिए। चौथा टॉपिक चल रहा है, एक वीडियो और आएगा इतिहास से संबंधित, तो उसके लिए आप तैयार रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ में मैंने मैप भी वहाँ पर बताया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा मैप का जो वीडियो है वो जल्दी ही आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो 1930 के दशक में 1930 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? तो गुमास्ता आपको मैंने उस टाइम भी बताया था, यानी कि सुपरवाइज़र प्रकार का एक व्यक्ति था, यानी कि सुपरवाइज़र की जिसकी पोस्ट थी। और किस पर वो सुपरवाइज़र था? बुनकरों के ऊपर कोई सुपरवाइज़र था जिसको गुमास्ता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी कि बुनकरों की जो देख रेख है, निगरानी है, वो करने का पूरा कार्य गुमास्ता का हुआ करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तैनात किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? विज्ञापन, जैसे कि आजकल आप रेडियो और टीवी के अंदर भी देखते रहते हैं, विज्ञापन हैं, ऐड जो आते रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो उपभोक्ता नया तैयार करने के लिए तरीका है वो अपनाया जाता है। यानी कि खरीदारी है, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। किसके माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से। अखबार, रेडियो, टीवी में आजकल जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है। तो विज्ञापनों के द्वारा नए उपभोक्ताओं को तैयार किया जाता है। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य कौन से उद्योग थे? यानी कि किन उद्योगों को शुरुआत में शामिल किया गया था? तो कपास और आपके धातु जो उद्योग हैं उनकी शुरुआत पहले चरण के अंदर इंग्लैंड में हो चुकी है 1730 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी ने कताई की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि दर्ज करवाई थी। यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी? तो यूरोपीय जो प्रबंधन एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, उनकी कौन से उद्योगों में? तो यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के रोपण हैं, बागान लगाने हैं, उन बागानों के लिए जो रुचि है वो सर्वाधिक इन्होंने यूरोपियों ने दिखाई थी, ठीक है। आगे देखो, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताने हैं आपको। संसार में जो वस्तुओं की जो मांग है उसमें वृद्धि किस प्रकार होती है? तो पहले तो विश्व व्यापार का विस्तार होने से, दूसरा विश्व में उपनिवेशवाद की जो स्थापना हुई है उसके बाद में वस्तुओं की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये 2 कारण आप लिख सकते हैं। अगला है, शहरी उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? तो शहरी उत्पादक हैं वो सौदागर किसानों को ऋण देते थे और उनसे ऋण लेने के बाद में उनसे खरीदारी कर कर आगे जो सामान है उसको बेचते थे। तो इस प्रकार जो शहरी उत्पादक हैं वो उत्पादन को नियंत्रित करने वाले जो सौदागर किसान थे उनको ऋण देकर अपना काम चलाते थे, ठीक है। उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? तो उद्योगपति है वो मशीन का उपयोग है वो इसलिए नहीं करना चाहते थे कि सस्ता मानव श्रम उपलब्ध उनको हो जाता था, यानी कि मशीनों से कहीं सस्ता मानव श्रम मिल रहा था। दूसरा, मशीनें उस टाइम इतनी सक्सेस थी नहीं और साथ में बिजली का अन्य जो खर्चा है वो बहुत अधिक उठाना पड़ता था। तो इसलिए जो
उद्योगपति हैं वो मशीनों का प्रयोग नहीं करके उनको सस्ते मानव श्रम की तरफ है जो अग्रसर है वो हो रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम बताने हैं। तो वही उद्योग, एक तो जैसे कि आपने देखा है कपास और धातु, तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग और स्टील उद्योग हैं, वो ब्रिटेन के 2 मुख्य उद्योगों के अंदर शामिल किए जाएंगे। इंग्लैंड में 1840 के पश्चात स्टील की मांग क्यों बढ़ी थी? तो एक तो आपने देखा था कि रेलवे है उसके प्रसार 1860 के पश्चात उपनिवेश में भी, और रेलवे का प्रसार जरूरी भी था, इसलिए स्टील की मांग बढ़ गई। दूसरा, ब्रिटेन स्टील निर्यात भी करने लगा था, तो इसलिए जो ब्रिटेन का स्टील है उसकी मांग है वो बढ़ने लगी थी। तो ये तो थे आपके लिए छोटे क्वेश्चंस। अब देखो बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी? तो मैनचेस्टर से जो सामान है भारत के कपड़ा निर्यातक में कमी आने लगी, यानी कि भारत से विदेशों में जो कपड़ा बेचा जाता था मुख्य रूप से ब्रिटेन में, तो वो अब बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर मैनचेस्टर है, वहाँ पर बुनकर जो भारतीय बुनकर हैं उनके सामने समस्या क्यों है कि मैनचेस्टर के अंदर है अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं वो कपड़ा से संबंधित खुल चुके थे। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबाव था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार से भारत के अंदर सामान बेचेगी। तीसरा, कम लागत थी उनके अंदर, और स्थानीय बाजार है वो अपने यहाँ के सिकुड़ने लगे, और अच्छी कपास यहाँ पर मिलती नहीं थी उस टाइम, इसलिए अनेक प्रकार की जो समस्या है भारतीय बुनकरों के सामने। क्यों नहीं मिलती थी अच्छी कपास? क्योंकि यहाँ से जो अच्छी कपास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद कर और मैनचेस्टर ले जा रही थी सस्ते दामों पर खरीद कर, इसलिए यहाँ पर अच्छी जो किस्म की कपास है वो भी नहीं मिल रही थी। तो अनेक जो बुनकरों के सामने समस्या है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन है वो क्यों बढ़े थे? तो पहला तो कि अंग्रेज़ों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर नई फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी, और सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते आदि सामान बनाने के लिए यहाँ पर औद्योगिकरण है, या फिर औद्योगिक जो सामान है वो बनाने के लिए प्रेरित किया गया यहाँ के लोगों को। नए मजदूर काम पर दिए गए, और काम करने का समय है वो भी बढ़ गया था, तो इसलिए यहाँ पर भारत के अंदर विश्व युद्ध के समय जो अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद हैं उनमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला देखो, 1930 की महामंदी के कारण लिखो। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घट गया था, है ना। तो आपको देखने महामंदी के कारण 1930 के आसपास जो महामंदी आई थी, तो एक तो यही था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद विदेशों में जो सामान बेचा जा रहा था, निर्यात है वो घट गया था। दूसरा, अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोप के देशों के लिए कर्जे बंद कर दिए गए। और तीसरा है, कृषि में अति उत्पादन, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन लोग करने लगे तो उनकी कीमत क्या हो गई, अपने आप कम हो गई। और उद्योगों में मशीनीकरण, यानी कि मशीनें आ गई, तो अब मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ गई, इस कारण लोग बेरोजगार हो गए। तो अनेक जो कारण हैं उनके कारण जो 1930 की महामंदी है उसका सामना लोगों को करना पड़ा। नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था? क्योंकि शहरों के अंदर जो लोग हैं, उत्पादक हैं, उन्होंने संगठन बना लिए, और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे, यानी कि ये संगठन और इनका समूह है वो बहुत अधिक सक्रिय और शक्तिशाली था। कारीगरों को प्रशिक्षण वो देते थे, साथ में उत्पादकों पर नियंत्रण भी रखते थे, और नए लोगों को व्यवसाय में आने से रोकते थे। कौन? ये संगठन और ये गिल्ड समूह है जो बनाए गए हैं, ये लोग नए जो उद्योगपति हैं उनको व्यवसाय में आने से रोकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, और प्रौद्योगिकी जो बदलाव हुए हैं उसकी गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, इसलिए जो नए उद्योगपति हैं उनके लिए परंपरागत उद्योगों की जगह ले पाना मुश्किल हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार अन्य जैसे प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी भी थी साथ में, और उत्पादन का बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था, इसलिए ये समस्याओं का सामना है वो करना पड़ा लोगों को। भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा था? तो भारतीय सौदागरों का नियंत्रण है वो धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतों और
रियायतें प्राप्त करके व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया था यूरोपीय कंपनियों ने, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भारतीय सौदागर हैं उन पर नियंत्रण धीरे धीरे होने लगा। जैसे सूरत और हुगली है, वहाँ के बंदरगाह का व्यापार भी धीरे धीरे घटने लग गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था? अभी आपने पढ़ा था कि गुमास्ता कौन थे, है ना। तो बुनकरों पर जो सुपरवाइजर थे उनको गुमास्ता कहते हैं। उनको नियुक्त क्यों किया गया? क्योंकि वे बुनकरों को कर्ज भी देते थे ताकि वे किसी और व्यवसायी को अपना तैयार माल है वो बेच नहीं सकें, और वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता जाँचें करते थे। कौन है? ये गुमास्ता। ठीक है, तो इसलिए इनका जो नियुक्ति है वो की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, जॉबर कौन थे और नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी? तो गुमास्ता अलग है, जॉबर अलग है। उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखा था, यानी कि जॉब देने वाला। ठीक है, और जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, यानी कि पुराना व्यक्ति है जो पहले से उस पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता था। वह गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता था। शहर में बसने के लिए भी वहाँ पर जगह देता था, उनको व्यवस्था उपलब्ध करवाता था, मदद करता था, और जॉबर मदद के बदले पैसे तोहफे में भी उनसे लेता था। इस प्रकार से जॉबर अलग है। जॉबर को तो रखा गया था मजदूरों को वहाँ पर कंपनियों में काम पर लाने के लिए, और गुमास्ता को बुनकर हैं उन पर निगरानी रखने के लिए रखा गया था। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 80 के आसपास क्वेश्चन आ चुके हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें 20 के आसपास क्वेश्चन और होंगे। कुल मिलाकर जो 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ में आप स्वयं भी पढ़ रहे होंगे ऐसी उम्मीद और आप अपेक्षा के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें और साथ में लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत की जा रही है और इस मेहनत को और उत्साहित करने के लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। थैंक यू।